गांव के एक छोटे से परिवार में रहने वाली सुनीता अपने सास ससुर और पति के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। वह अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाती थी और सबका बहुत ध्यान रखती थी। सुनीता का पति राजेश एक सीधा साधा और मेहनती इंसान था जो शहर में नौकरी किया करता था। सुनीता का जीवन गांव की अन्य महिलाओं की तरह सरल और नियमित रूप से चल रहा था। सुनीता की सास ने उसे बताया कि उसके मायके में एक महत्वपूर्ण पारिवारिक उत्सव होने वाला है। यह सुनकर सुनीता खुश हो जाती है। माँ जी, आपको इन सब के बारे में कैसे पता चला? आपके पास किसी का फोन आया था क्या? हाँ, शायद तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो तुम्हारी माँ ने मुझे फोन करके बताया तुम जल्दी से अपने मायके जाने की तैयारी कर लो। माँ जी, मैं मायके चली जाऊंगी तो यहाँ की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा? मेरा दिल तो यहीं पर अटका रहेगा ना। बहू, तुम यहाँ की चिंता मत करो। जब तुम शादी करके इस घर में नहीं आई थी तो भी तो हम लोग जी रहे थे ना। उस दिन अगर तुम अपने मायके चली जाओगी तो उसमें कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। वैसे भी तुम्हारे मायके जाना जल्दी हो नहीं पाता है। अब तुम्हारे मायके में उत्सव है तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, आप मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। आप बोलिए, मुझे करना क्या है? तुम्हें वहाँ जाकर हमारी तरफ से सबका सम्मान करना होगा और हमारे परिवार का नाम ऊंचा रखना होगा। सुनीता ने खुशी से इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और अपने मायके जाने की तैयारियों में लग गई। उसने साड़ी, गहने और सभी आवश्यक चीजें पैक कर ली थी। अब वह अगली सुबह उत्सव के लिए उठकर तैयार हो जाती है। सास ससुर से विदा लेकर मायके के लिए रवाना हो जाती है। यात्रा के दौरान सुनीता के मन में अपने परिवार से मिलने के उत्साह और खुशियां उमड़ रही थी। मायके पहुंचते ही सुनीता का भव्य स्वागत होता है, जिसके बाद सुनीता अपने बचपन के दोस्तों और सभी रिश्तेदारों से मिलती है। उत्सव का माहौल बहुत ही उत्साह से चल रहा था। संगीत, नृत्य, हंसी मजाक के साथ सब कुछ भली भांति चल रहा था। सभी लोग बहुत ही ज्यादा आनंदित थे। सुनीता भी इस आनंद में डूबी हुई थी। तभी उत्सव के दौरान सुनीता का भाई एक ग्लास लेकर उसके पास आता है और बोलता है, दीदी, गर्मी बहुत हो रही है। आप एक काम कीजिए, ये लीजिए, आप एक कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। ये मेरे दोस्त ने दिया था और ये मैं आपके लिए लेकर आ गया। पी लीजिए, उत्सव का ना आपको मजा आ जाएगा। लेकिन भाई, मुझे अभी प्यास नहीं लगी है। जब मुझे प्यास लगेगी तो मैं भी पी लूंगी। आप इसे बगल में रख दीजिए। दीदी, ये बहुत अच्छा है, आप पीकर देखो, वरना ये गर्म हो जाएगी ना तो टेस्ट नहीं आएगा। सुनीता ने उस ग्लास को कोल्ड ड्रिंक समझकर पी लिया। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उस कोल्ड ड्रिंक में शराब मिली हुई थी। उसने पहले कभी शराब भी नहीं पी थी, इसीलिए उसे इसका असर तुरंत ही महसूस होने लगा था। शराब का असर बढ़ता गया और सुनीता को चक्कर आने लगे। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी और वह खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। परिवार के सदस्यों ने उसकी स्थिति को देखते हुए उसे आराम करने को कहा और वो कमरे में चली गई। सुनीता को अब हैंगओवर हो गया था। वो पूरी तरह से होश में भी नहीं थी। सुनीता की इस स्थिति को देखकर उसका परिवार चिंतित हो उठा था और उसकी माँ और भाई उसका पूरा ख्याल रख रहे थे। सुनीता की माँ उसे नींबू पानी देती है और कुछ घरेलू उपचार करती है ताकि उसका हैंगओवर कम हो सके। धीरे धीरे सुनीता की स्थिति सुधर जाती है, लेकिन उसे अभी भी पूरे तरीके से अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। सुनीता की सास ने जब इस घटना के बारे में सुना तो वह बहुत चिंतित हो गई और उसने सुनीता को फोन करके कहा, बहू, तुझे क्या हुआ? तू यहाँ से तो बिल्कुल ठीक गई थी। वहाँ तूने ऐसा क्या खा लिया जो तेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई? माँ जी, मुझे लगता है मैंने कोई नशे वाली चीज खा पी ली है, जिसकी वजह से मुझे हैंगओवर हो गया है। आज के जमाने में सच में किसी का कोई भरोसा नहीं है। किसी के हाथ की दी हुई कोई चीज खानी ही नहीं चाहिए। आजकल लोग बहुत ही बेकार होते जा रहे हैं। बहू, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं जल्दी ही अपने बेटे को वहाँ भेजती हूँ। किसी भी तरह से कोई परेशानी हो तो मुझे बता दियो। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैंने नींबू पानी वगैरह पी लिया है, मुझे थोड़ा आराम हो गया है। सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप ज्यादा परेशान मत हो, आप लोग आराम से आइए, मैं ठीक हूँ। ठीक है बहू, मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करूँगी।
तू अपना ख्याल रखियो। सुनीता की सास इतना कहकर फोन रख देती है, जिसके बाद तुरंत अपने बेटे राजेश को वह फोन करती है और उसे बताती है कि सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है और वह हैंगओवर से परेशान है। राजेश भी ये सुनकर चिंतित हो जाता है, उसे वापस से गांव लाने का निर्णय लेता है। राजेश अगले दिन गांव पहुंचकर सुनीता को देखता है और उसकी देखभाल करने लगता है और उसे पूरे तरीके से ठीक करने का संभव प्रयास भी करता है। राजेश ने सुनीता को समझाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसे इस घटना से घबराने की जरूरत नहीं है। अपने पति के साथ पाकर सुनीता को बहुत अच्छा महसूस होता है और वो अपने पति से बोलती है, जब से आप यहाँ पर आए हैं तब से मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, वरना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। सुनीता, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अभी समझाया ना कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंसान कभी शराब नहीं पीता है, अगर वह शराब पी ले तो उसे इस तरह का हैंगओवर हो जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। राजेश जी, माँ जी को जब पता चलेगा कि मैंने शराब पी है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उन्होंने बोला था कि मैं मायके में जाकर अपने ससुराल का नाम रोशन करूं, लेकिन मैंने तो यहाँ पर शराब पीकर अपने ससुराल का नाम बदनाम कर दिया। नहीं सुनीता, माँ तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती उस इंसान की है जिसने जानबूझकर तुम्हें शराब पिलाई। तुमने तो अनजाने में अपनों पर भरोसा किया। तुम्हें थोड़ी ना पता था कि खाने पीने वाली चीज में शराब मिली हुई है। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर चलता हूँ। सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है, वरना अगर ये गलती किसी और बहू ने की होती तो लोग ताने मार मार के उसका जीना हराम कर देते। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे ससुराल वाले ऐसी सोच वाले नहीं हैं। सुनीता ने इस घटना के बाद आत्म मंथन किया और सोचा कि दोबारा वह ऐसी भयंकर स्थिति में खुद को कभी नहीं फंसने देगी। उसने खुद से वादा किया कि वो अपने स्वास्थ्य का पूरा सम्मान करेगी और ध्यान भी रखेगी और अपने परिवार की हर एक उम्मीद पर खरी उतरेगी। कुछ दिनों बाद सुनीता पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और वापस से अपनी सामान्य दिनचर्या को शुरू कर देती है। इस घटना से उसे एक महत्वपूर्ण सीख मिली थी कि उसे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। समय के साथ सुनीता अपने साथ हुए धोखे को भूल जाती है और ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी सास से कहती है, बहू, मैंने तुझे उस समय तो ये बात नहीं बताई, लेकिन आज कहती हूँ कि तू अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डाल और याद करने की कोशिश कर। ये आखिरी बार तूने ऐसा क्या खाया था जिसके बाद तुझे हैंगओवर हो गया? शायद तुझे याद आ जाए तूने किसके साथ बैठ के क्या चीज खाई थी। माँ जी, मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, बल्कि मुझे इस बात का गम है कि जिसने मेरे साथ ये धोखा किया मैं उसे पहचान नहीं पाई। मेरे खुद के ही घर में कोई ऐसा इंसान था जो मेरे ही परिवार वालों के सामने मुझे शराब पिलाकर मेरी बेइज्जती करवाना चाहता था। अगर मुझे पता लग जाता कि वो कौन है तो मैं हमेशा के लिए उससे रिश्ते नाते तोड़ देती। कोई बात नहीं बहू, तू फिर से इस घटना के बारे में मत सोच, उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जा। लेकिन हाँ, अपने साथ हुए धोखे को जरूर याद रखियो और इससे सीख जरूर लियो। माँ जी, हैंगओवर चढ़ने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने आखिरी टाइम पर क्या खाया पिया था। मुझे सब कुछ धुंधला सा नजर आता है। मैं जब भी उस रात के बारे में सोचती हूँ तो मेरा सर फटने लगता है। सुनीता ने अपनी सास की बात मानी और उस घटना को एक सीख के रूप में अपने जीवन में निर्धारण किया। साथ ही उसने अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन किया और अपने जीवन को फिर से खुशहाल किया। रुचि और अमित दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन रुचि की सास कल्पना रुचि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसीलिए वो शादी के बाद भी अमित और रुचि को एक साथ नहीं सोने दे रही थी। ये सब देखकर कल्पना की पड़ोसन विमला बहुत मजाक बनाती है। ऐसे ही एक दिन विमला और कल्पना दोनों अपने मोहल्ले में खड़ी होकर बात कर रही थी कि तभी विमला कहती है, अरे कल्पना, तू अपनी बहू को अब अपना क्यों नहीं लेती? कब तक तू अपनी बहू से ऐसे ही मुंह बनाती रहेगी? है तो वो तेरी बहू ही ना, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? मैं नहीं अपनाने वाली उसे। अरे अपने मन से उसने शादी की है और अब मेरे बेटे के आगे अच्छा बनना चाहती है और मुझे ही बुरा बना रही है।
मैं तो नहीं अपनाने वाली। देख, तुझे आज नहीं तो कल अपनी बहू को अपनाना ही पड़ेगा। तो कब तक ऐसे ही चलेगा? जब तक मैं पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाऊं। अरे मेरे बेटे को इसने अपने झांसे में फंसाया हुआ है। मैं संतुष्ट हो जाऊं कि ये मेरे बेटे का फायदा नहीं उठाएगी तो फिर ठीक है सब। तेरा पति भी तो तेरी ही सुनता था ना, तो क्या गलत कर रहा है तेरा बेटा? तुझे अगर मेरी बहू और मेरे बेटे की तरफ से ही बोलना है तो कुछ बोल ही मत, क्योंकि जब तक मुझे ठीक नहीं लगता है सब कुछ, तब तक तो मैं उन दोनों की शादी को आगे ही नहीं बढ़ने दूंगी। कल्पना अपने बहू बेटे के बीच में ही जैसे ही खड़ी हो गई थी। इन सब से परेशान होकर एक दिन अमित अपनी माँ से कहता है, माँ, ये सब कब तक चलता रहेगा? रुचि और मेरी शादी हो चुकी है, हम दोनों पति पत्नी हैं। और कब तक आप ऐसे अलग रखोगी हम दोनों को? मुझे अब ऐसे अलग रहना अच्छा नहीं लगता माँ। बीवी क्या आ गई, ना माँ की कोई इज्जत है और ना ही माँ की किसी बात का मान है। अब बस यही दिन देखना बचा था ना मुझे तो। माँ, ऐसा नहीं है, आप बहुत ज्यादा सोच रही हो। अरे अगर ऐसा होता तो क्या मैं आपकी बात मानता? क्या मैं और रुचि अलग अलग रहते फिर? हाँ, मैं तो पागल हूँ ना जो ये सब गलत समझ रही हूँ। देख, तूने अपने मन से शादी तो कर ली है, लेकिन अब तू मेरे ऊपर दबाव मत डाल। माँ जी, कोई आप पे दबाव नहीं डालेगा। आपको जितना समय लेना है आप उतना समय लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अमित, तुम भी क्या माँ जी को बोलते रहते हो? यही जब मैंने तुम्हारे प्यार को अपनाने में समय लगाया था तो चल गया था, और जब माँ जी समय ले रही है तो दिक्कत हो रही है। अब माँ जी को आप कुछ नहीं कहेंगे। देखा माँ, देखा आपने? रुचि अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है और फिर आपको हमेशा वो बुरी लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि आपने अपने मन में ये बात ठान ली है कि रुचि गलत है। अगर मैं ऐसे ही मुंह बनाती रही तो अमित मुझसे दूर होता जाएगा और बहू के करीब होता जाएगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा इसे रुचि के खिलाफ करने के लिए। माँ जी, अब आपको कोई तकलीफ नहीं है ना? माँ जी, हमारे लिए आपकी खुशी बहुत जरूरी है। आप जब तक कहोगे हम तब तक अलग कमरे में सोने के लिए तैयार हैं। बस कर बहू, मैं बस ऐसे ही टेस्ट ले रही थी और तू इस टेस्ट में पास हो गई। मैं तो ये देख रही थी कि तू मेरे बेटे को कैसे संभालेगी और तूने बहुत अच्छे से संभाला। इसका मतलब माँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी? हम दोनों एक साथ एक कमरे में सो सकते हैं फिर? ये तू कैसे बातें कर रहा है? अरे तुम दोनों पति पत्नी हो और अगर तुम दोनों साथ में नहीं सोओगे तो क्या मैं सोऊंगी? आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो इसी बात पे ना आज हम लोग ना साथ में खाना खाएंगे। कल्पना और बाकी सब साथ में खाना खाते हैं बैठ के। लेकिन अमित के कहने पर रुचि और अमित एक साथ खाना खाने लगते हैं। पहला निवाला रुचि ले रही थी, तभी कल्पना रोकती है। बहू, ये क्या, तू अपने पति के साथ खाना क्यों खा रही है, वो भी एक ही थाली में? माँ, क्या हुआ इसमें? अरे हम दोनों पति पत्नी हैं, एक थाली में खाना तो खा ही सकते हैं ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। हमारे घर में सास और बहू एक ही थाली में खाना खाते हैं, ना कि पति पत्नी। इसीलिए बहू तू यहाँ आ और मेरे साथ खाना खा। माँ जी, मैं और आप साथ में कैसे? मतलब आप मेरा जूठा खाना कैसे खाओगी? इसमें क्या है बहू, अगर मैं तेरा झूठा खाऊंगी तो भी तो तू खाएगी ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? चल अब जल्दी से मेरी थाली में और खाना लगा और साथ में बैठकर खाना खा। रुचि अपनी सास की प्लेट में और खाना डालती है और चम्मच लेकर खाना खाने बैठ जाती है। ये चम्मच देखकर कल्पना कहती है, बहू, तुझे मेरे साथ थाली में खाना खाने में शर्म आती है क्या? चम्मच क्यों लेकर आई? हाथ से खाते हैं मेरे घर में, तू भी खाएगी हाथ से ही। और हाँ, अब से तू हर रोज अपनी सास के साथ ही एक ही थाली में खाएगी। रुचि को अपनी सास के साथ एक ही थाली में खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद कल्पना जानबूझकर बुरी तरह हाथों से खाना खा रही होती है। रुचि को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। माँ जी, इतनी बुरी तरह खाना खा रही हैं, मैं तो इन्हें देखकर ही अब खाना नहीं खा पाऊंगी। हे भगवान, ये कौन सा रिवाज आ गया जो सास बहू एक ही थाली में खाना खाएंगी? क्या हुआ बहू, तू वहाँ क्यों खड़ी है? आना मेरे साथ खाना खा। तुझे पता है ना सास बहू की एक ही थाली है, तो तुझे भी मेरे साथ ही खाना पड़ेगा। माँ जी, वो मैं क्या कह रही थी ना कि मैं दूसरी थाली में खाना खा लेती हूँ। आपको मेरी वजह से खाना खा के परेशानी होगी, मैं दूसरी थाली में खा लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बहू, हमारे में रिवाज चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तू खड़े खड़े बातें ही बनाती रहेगी अब। माँ जी, मुझे हाथ से खाना खाना नहीं आता है, मैं चम्मच से खा लूं? कोई बात नहीं, अब आना बहू, मैं तुझे अपने हाथ से खिला देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खा लूंगी। अब आया ना मजा? बहुत हो गए बहू के दिन, लेकिन अब और नहीं। अब मैं बताती हूँ बहू को,
बुरी बनकर बहुत रह ली, लेकिन अब बहू को बुरा बनाती हूँ। कल्पना अब जानबूझकर अपनी बहू के साथ ऐसे ही किया करती थी और ये सब रुचि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो अमित के पास जाकर बोलती है। अमित, तुम माँ जी को कहो ना कि वो इतनी बुरी तरह खाना ना खाए। मुझे देखकर ही घिन आती है। मैं कैसे खा सकती हूँ खाना माँ जी के साथ? ये क्या कह रही हो रुचि तुम? माँ के साथ खाना खाने में तुम्हें घिन आ रही है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ ने तुम्हें अपना लिया और तुम उनके बारे में ऐसा कह रही हो? मैं माँ जी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बस अपने मन की बात कह रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें भी पता है ना कि मैं किसी का जूठा खाना नहीं खाती हूँ। तुम्हें बस मेरी माँ से ही परेशानी है। सच में आज ये जानकर ना मुझे बहुत बुरा लगा है रुचि। अपनी बहू बेटे की लड़ाई देखकर कल्पना को बहुत खुशी हो रही थी, इसलिए वो अब ऐसे ही रोज आग लगाई जा रही थी उन दोनों के बीच में और उनकी दूरियों को बढ़ाई जा रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद कल्पना जानबूझकर आधा खाना मुंह में डाल रही थी और आधा थाली में ही निकाल देती है। रुचि को ये देखकर उल्टी हो जाती है और वहाँ खड़ा अमित सब कुछ देख लेता है। अमित को भी अब अपनी माँ का ये बर्ताव पसंद नहीं आता। जब वहाँ रुचि आती है तो अमित कहता है, माँ, अब तक मुझे लगा था कि रुचि कुछ ज्यादा ही बोले जा रही है आपके खिलाफ, लेकिन आज जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो मुझे यकीन हो गया कि साथ बैठकर खाना खिलाना ये सब तो एक बहाना है। क्योंकि आप जिस तरह से खाना खा रही हो, इस तरह से कोई भी आपके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता। साथ बैठ के खाना तो छोड़ो, बगल में बैठ के भी नहीं खा सकता। लेकिन एक बात बताओ माँ, पहले तो आप ऐसे नहीं खाती थी, अब क्या हुआ? बेटा वो माँ बस, अब और कुछ मत बोलना आप। मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। आपने रुचि को दिल से कभी अपनाया ही नहीं। ये सब तो आप इसलिए कर रही थी ताकि उसके और मेरे बीच में दूरियां आ जाए और हम अलग हो जाए। माँ, अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन बहुत हो गया माँ, अब आज के बाद आपकी और रुचि की थाली अलग होगी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब सब कुछ सबके सामने आ जाता है, जिसके बाद अमित रुचि का साथ देता है और सास बहू की थाली भी अब अलग हो जाती है। निशा अपने भाई रोहित के लिए लड़की देखने अपनी माँ, भाई और पड़ोसन के साथ जाती है। अरे बहन जी, कहाँ है हमारी होने वाली बहू? जरा हमें भी तो दिखाइए। अरे माँ, ये शेक पी लूं क्या? आप तो जानती है ना मुझे शेक कितना पसंद है। आप खुद तो पी नहीं रही हो और मुझे भी खाने पीने नहीं दे रही हो। चुप कर बेशरम, हम मेहमान हैं, कोई भिखारी नहीं। जो मिले वो बस खाते ही जाए। इसीलिए मैं तुझे कहीं भी लेकर नहीं आती। तू जहाँ भी जाती है बस वहाँ मेरी नाक कटवाती रहती है। अरे माँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो पी लेती हूँ, वरना मुझे कमजोरी महसूस होने लगेगी। इतना कहने के बाद निशा ओरियो शेक पीने लगती है और उसे शेक बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी कोमल का आना होता है। कोमल हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है और अपनी सास, रोहित, कमला सबको चाय देती है और निशा तो बस शेक ही पी रही थी। अच्छा, बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ, ये शेक आपने बनाया है? जी हाँ, मैंने ही बनाया है ये शेक। तू अपना मुंह बंद रखेगी या नहीं? और हाँ बेटा, तुम खाना पीना बना लेती हो या नहीं? हाँ जी, सब कुछ कर लेती हूँ, घर के भी काम और बाहर के भी काम। अरे बहन जी, हमें लड़की पसंद है। आप जल्दी से शादी की बातचीत आगे बढ़ाइए। हाँ जानकी, लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है। बस अब शादी की बातचीत करते हैं और सब ठीक है। जानकी को तो लड़की पसंद थी, लेकिन निशा को अपनी भाभी से ज्यादा उसके हाथों को बना ओरियो शेक पसंद आया था और वो तो बस अब यही चाहती थी कि उसके भाई की शादी जल्द से जल्द हो जाए, उसकी भाभी घर पर आए ताकि वो भाभी के हाथों का ओरियो शेक पी सके। बस समय ऐसे ही बीतता है और रोहित और कोमल की शादी की तारीख भी फिक्स हो जाती है। कुछ ही समय बाद दोनों की शादी भी हो जाती है और कोमल अब अपने मायके से विदा होकर ससुराल आ चुकी थी। बहू, आज से ये तेरा घर है और मैं तेरी पड़ोसन। मेरा तो यहाँ आना जाना लगा ही रहता है और मैं भी इस घर का हिस्सा ही हूँ। हाँ क्यों नहीं, मेरे बेटे की वसीयत पर मैं तेरा नाम तो जरूर लिखवाऊंगी। बड़ी आई मेरे घर का हिस्सा बनने वाली। उससे मेरी एक बात तो पचाई नहीं जाती और तू कह रही है कि तू मेरे घर का हिस्सा है। निशा, तू तो बहू को अपना कमरा दिखा दे, तब तक मैं मेहमान को देखूं। निशा अब अपनी भाभी को उसके कमरे में लेकर जाती है और कोमल उसका कमरा दिखाते हुए कहती है, भाभी, ये आपका कमरा है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप मुझे आवाज लगा देना या फिर आप मुझे फोन करके बुला लेना। मैं माँ के साथ किचन में हूँ। जी ठीक है। भाभी, मुझे आपसे कुछ पूछना था, लेकिन मुझे अभी शर्म आ रही है। अरे क्या बात है, बताओ ना, मैं तो आपकी भाभी हूँ ना, आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकती हो। वो मैं ये कह रही थी ना कि मुझे आपके हाथों का ओरियो शेक पीना है, जो आपने उस दिन बनाया था ना जब हम आपको देखने आए थे।
अरे वो तो बहुत आसान है। मैं इसी समय बना देती हूँ आपके लिए ओरियो शेक। अब निशा वहाँ से चली जाती है। देर शाम जानकी अपनी नई नवेली बहू से उसकी पहली रसोई में कुछ मीठा बनाने को कहती है। बहू, कल तेरे ससुराल में तेरी पहली रसोई है, तो तू अपनी इस रसोई की रस्म में कुछ मीठा बना ले। अरे भाभी, आप मेरे लिए ओरियो शेक बना दो, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप सभी के लिए मीठा ही बना दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो चॉकलेट वाला दूध तो बिल्कुल भी मत बनाइयो, वो पिलाकर तू मुझे मारना चाहती है। बहू, या तो तू हलवा बना ले या तो खीर बना ले। और मेरे लिए ओरियो शेक, मुझे भाभी के हाथों का ओरियो शेक ही पीना है। बस पीना है तो पीना है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं इतने समय से भाभी के आने का इंतजार कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं माँ जी के लिए खीर और आपके लिए शेक बना देती हूँ। अब तो खुश? ओ मेरी प्यारी भाभी, आप सच में कितनी अच्छी हो। अब अगले रोज सुबह सुबह ही कोमल उठकर अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जाती है और वो अपने पति रोहित के लिए हलवा और सास के लिए खीर, साथ में ननद निशा के लिए ओरियो शेक बनाती है और सबके उठने से पहले टेबल पर लगा देती है। कोमल, खाना बन गया क्या? मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। भाभी, आपने मेरे लिए ओरियो शेक बनाया है क्या? मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। बहू, खाना बन गया हो तो मुझे दे दे, क्योंकि मुझे दवा भी खानी है। अगर मैंने दवा नहीं खाई तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। आप सबके लिए खाना तैयार है, बस आप टेबल पे बैठिए। जब सब टेबल पर बैठ जाते हैं तो देखते हैं कि सबके पसंद का खाना तैयार है और निशा तो अपने ओरियो शेक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। अरे भाभी, कितनी टेस्टी ओरियो शेक बनाया है। अब तो मुझे सुबह शाम ओरियो शेक ही चाहिए, फिर चाहे खाना मिले या ना मिले। ये सब रोज रोज घर में नहीं बनेगा। माँ देखो, अब आप भाभी को भड़काओ मत। अब उस दिन के बाद निशा को सुबह शाम ओरियो शेक ही चाहिए था, जिससे कोमल भी परेशान होने लगी थी। एक रोज कोमल की तबीयत ठीक नहीं होती और निशा अपनी भाभी के कमरे में जाकर सोई हुई कोमल को उठाती है और उससे कहती है, भाभी आपको तो पता है ना कि मुझे सुबह शाम किसी भी हाल में शेक चाहिए होता है, लेकिन नहीं, आप तो समझती ही नहीं हो। कल मुझे भी बुखार था तो क्या मैं उठी नहीं, खाना नहीं खाया? अरे मैंने तो कपड़े भी धोए थे। बल्कि मेरे सर में बहुत दर्द है, वरना मैं शेक बना देती, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे शेक चाहिए तो चाहिए चाहिए चाहिए। निशा ओरियो शेक के पीछे इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी कि उसे शेक के सामने अपनी बीमार भाभी का दुख भी नजर नहीं आ रहा था। निशा, मैं सच कह रही हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मेरी इतनी तबीयत खराब है। अगर आपने मुझे शेक बनाकर नहीं दिया ना तो मैं घर में कलेश कर दूंगी। ये सब जान के सुन लेती है और इसे सुनकर अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को सबक सिखाने का ठान लेती है। निशा, अरे ओ निशा, कहाँ है तू? बहू की तबीयत खराब है तो आज घर का सारा काम तू ही करेगी। क्या आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैं और घर का काम? नहीं नहीं, मुझसे कोई काम नहीं होगा। काम तो तू ही करेगी, वरना तू आज बाहर अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जा सकती। माँ, आपको पता भी है मैंने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, और आप कह रही हैं कि मैं घर का काम करूँ। और भाभी वहाँ आराम कर रही हैं, उन्होंने मेरे लिए शेक भी तैयार नहीं किया। तू ठीक ठाक है तो तुझे काम करने में क्या परेशानी है, लेकिन बहू तो बीमार है ना, तो उससे मैं काम कैसे करवा सकती हूँ? उससे तो उठा भी नहीं जाएगा, तो मैं उससे काम करने के लिए कैसे बोलूँ? तू तो मुझ पर ही बरस रही है। माँ, मुझे शेक के बिना नहीं रहा जाता, ये बात तो आप भी जानती हो ना। आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए ना। हाँ हाँ, तुझे तो मैं समझ चुकी हूँ। तू अपने मतलब के लिए लोगों को कितना नीचा दिखा सकती है, मुझे अच्छे से पता है। चल अभी घर के कामों में लग जा, इससे पहले कि मैं तुझे कुछ और सुनाने लगूं। निशा ना चाहते हुए भी अब घर के कामों में लग जाती है और घर के कामों को करते करते निशा को दिन के 2 बज जाते हैं। जब वो नहाकर आती है तो वो देखती है कि उसके सामने ओरियो शेक रखा था और एक लिस्ट भी जिसमें ओरियो शेक की रेसिपी थी। भाभी सच में कितना काम करती हूँ। आज मैंने भाभी की जगह काम किया तो मेरी कमर ही अकड़ चुकी है, और मैंने भाभी को कितना कुछ कह दिया। मुझे बुरा लग रहा है, और मेरे लिए भाभी ने शेक बनाकर तैयार रखा। क्या बात है, फिर से ननद भाभी की सुलह हो गई क्या? चलो अच्छी बात है। माँ, मैंने भाभी को कितना कुछ कहा ना, भाभी ने फिर भी मेरे लिए ओरियो शेक बनाया, और उन्होंने मुझे ओरियो शेक की रेसिपी भी दी। अब कल से मैं भाभी को परेशान बिल्कुल भी नहीं करूँगी। चल देर से ही सही, लेकिन तुझे अकल तो आई। अब जाकर अपनी भाभी को कुछ खाने को दे आ। अब निशा अपनी भाभी कोमल के कमरे में खाना लेकर जाती है और अपनी भाभी से माफी भी मांगती है, क्योंकि उसने किया ही इतना गलत था। लेकिन कोमल निशा को गले लगाकर कहती है
ये छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं। ननद भाभी के बीच प्यार भी तो रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।